कई बार हम ये सोचते हैं कि कैसे कुछ लोग बहुत ज्यादा पैसा होने पर भी हमेशा एक मीडियोकर लाइफ ही जीते रहते हैं और कैसे कुछ लोग कम इनकम होते हुए भी लॉन्ग टर्म में करोड़पति बन जाते हैं। दोस्तों, जिस कॉम्प्लेक्स दुनिया का हम सब हिस्सा हैं, उसमें हमारा हर काम कहीं ना कहीं पैसों और उससे रिलेटेड सवालों से जुड़ा होता है। स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, ज्यादा पैसा कैसे कमाया जाए, रिटायर होने की सही उम्र क्या है, रिटायरमेंट के लिए सेविंग्स कब से शुरू करनी चाहिए, इन जैसे और कई सवालों के बीच फंसकर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज भूल जाते हैं, और वो है इंसान और पैसों के बीच का रिश्ता। और यही रिश्ता पैसों से जुड़े सभी फैसलों पर सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। मॉर्गन हाउसल ने अपनी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी में इसी रिश्ते के बारे में डिटेल में चर्चा की है, और उनका फोकस इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट जैसे इंटरेस्ट रेट, लोन या क्रेडिट पर ना होकर इंसान के बेसिक इमोशंस और बिहेवियर पर है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी का पहला चैप्टर है नो वन इज क्रेजी, यानी कि कोई भी मूर्ख या बेवकूफ नहीं है। हर इंसान का नेचर और बिहेवियर एक दूसरे से अलग होता है। हर इंसान का सोचने का नजरिया भी अलग होता है। जो चीज या जो फैसला मेरी नजर में अच्छा है, हो सकता है वो आपकी नजर में खराब हो, और जो चीज आपको अच्छी लगती है, हो सकता है वो मुझे कभी पसंद ही ना आए। यानी हम सबका लॉजिक और परसेप्शन एक दूसरे से अलग होता है, और अक्सर हम उसी परसेप्शन के हिसाब से दुनिया को और लोगों को जज करते हैं। एक गरीब इंसान को महीने के 10,000 रुपए भी मिल जाए तो वो उसके लिए बहुत बड़ी चीज होती है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 10,000 रुपए सिर्फ शॉपिंग में ही खर्च कर देते हैं। अमेरिका की कुछ पॉपुलेशन ऐसी भी है जो लॉटरी टिकट खरीदने के लिए सालाना $400 खर्च कर देते हैं। अब कुछ लोग इसको सही कहते हैं तो कुछ लोग इसको गलत ठहरा देते हैं। लेकिन सच तो ये है कि बिना खुद को उनकी जगह पर रखे ये जान पाना मुश्किल है कि वो ऐसा क्यों करते हैं। हर इंसान का पैसों को लेकर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। अगर किसी इंसान ने बचपन से ये एक्सपीरियंस किया है कि स्टॉक मार्केट में तो सिर्फ नुकसान होता है, तो वो कभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करेगा। वहीं अगर किसी इंसान ने शुरू से ये एक्सपीरियंस किया है कि स्टॉक मार्केट से लोग अमीर बनते हैं, तो वो यकीनन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना पसंद करेगा। कुल मिलाकर पैसों के साथ हमारा बिहेवियर बड़ा ही कॉम्प्लेक्स और यूनिक होता है। जो डिसीजन आपके लिए क्रेजी है, हो सकता है वो डिसीजन मेरे लिए लॉजिकल हो। असल में हम में से कोई भी पैसों के मामले में क्रेजी नहीं है। बस फर्क इतना है कि हम पैसों का इस्तेमाल अपनी लाइफ में हुए एक्सपीरियंसेस के हिसाब से ही करते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी का चैप्टर नंबर 2 है लक एंड रिस्क। ये चैप्टर एक्सप्लेन करता है कि कैसे सक्सेस और फेलियर के बीच एक फाइन बैलेंस होता है, जो अक्सर हमारे कंट्रोल के बाहर होता है। लक का मतलब होता है सही जगह सही वक्त पर होना। कभी कभी सक्सेस बिना ज्यादा हार्डवर्क के ही मिल जाती है, बस सरकमटेंसेस हमारे फेवर में होते हैं। वही रिस्क का मतलब होता है अनसर्टेनिटी, जहां इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि जिस चीज के लिए आप हार्डवर्क कर रहे हैं वो आपको मिल ही जाएगी। मॉर्गन हाउसल इस कॉन्सेप्ट को बिल गेट्स और उनके दोस्त केंट इवांस के एग्जाम्पल से समझाते हैं। बिल गेट्स, जो दुनिया के सक्सेसफुल लोगों में से एक है, उनकी सक्सेस के पीछे उनके टैलेंट और हार्डवर्क के साथ लक का भी एक इम्पोर्टेंट रोल था। बिल गेट्स ने लेक साइड स्कूल में अपनी पढ़ाई की थी, जो उस टाइम के कुछ चुनिंदा इंस्टीट्यूशंस में से एक था जहां स्टूडेंट्स को कंप्यूटर का एक्सेस मिलता था, जबकि 1960s में ऐसे कंप्यूटर्स बहुत कम स्कूल में हुआ करते थे। यही वो मोमेंट था जब बिल गेट्स का लगाव कंप्यूटर से हुआ, और फिर आगे चलकर उन्होंने कोडिंग सीखना शुरू किया। ये बात बिल गेट्स ने खुद एक इंटरव्यू में बताई थी कि अगर वो किसी और स्कूल में होते तो शायद आज माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता, और आज वो जिस मुकाम पर हैं शायद वहां नहीं होते। यानी उनका सही जगह सही टाइम पर होना एक लक फैक्टर था। वहीं केंट इवांस, जो बिल गेट्स के अच्छे दोस्त थे और उतना ही टैलेंटेड थे जितना कि बिल गेट्स, दोनों ने साथ मिलकर अपने गोल्स बनाए थे और एक बेहतरीन फ्यूचर के लिए प्लान किया था। लेकिन एक क्लाइंबिंग एक्सीडेंट में केंट इवांस की काफी कम एज में ही डेथ हो गई। हर साल यूएसए में क्लाइंबिंग एक्सीडेंट से लगभग 35 लोगों की डेथ होती है, और हाई स्कूल में क्लाइंबिंग एक्सीडेंट से डेथ की संभावना लगभग 1 मिलियन में से एक की होती है। बिल गेट्स ने लेक साइड में जाकर 1 मिलियन में से एक का लक पाया, तो केंट इवांस ने 1 मिलियन में से एक का रिस्क पाया। इस एग्जाम्पल के जरिए ऑथर ये समझाते हैं कि लाइफ में सक्सेस और फेलियर सिर्फ टैलेंट या हार्डवर्क से नहीं मिलता। कभी कभी आपको लक का एडवांटेज भी मिल जाता है, जैसे बिल गेट्स को मिला, और कभी कभी रिस्क अनप्रेडिक्टेबल तरीके से काम कर जाता है, जैसे केंट इवांस के केस में हुआ। इसलिए समझना जरूरी है कि लक और रिस्क हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। कभी कभी हमारा लक हमारे साथ रहता है तो कभी हम खुद रिस्क में रहते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी का चैप्टर नंबर 3 है नेवर इनफ। इस चैप्टर में ऑथर कुछ ऐसे लोगों की कहानियां शेयर करते हैं जो पहले बहुत अमीर हुए, लेकिन बाद में उन्होंने सब कुछ खो दिया, क्योंकि उनके लिए इनफ कितना है, उनको कब रुकना चाहिए, ये उन्हें पता ही नहीं था। ऑथर बताते हैं कि ये समझना बहुत जरूरी है कि आपके लिए इनफ का क्या मतलब है, चाहे फाइनेंशियल लेवल पर हो या पर्सनल लाइफ में।
जब तक ये सेटिस्फेक्शन नहीं आता तब तक लोग हमेशा ज्यादा पाने के चक्कर में कई बार गलत डिसीजंस ले लेते हैं। इस कंसेप्ट को समझाने के लिए ऑथर रजत गुप्ता का एग्जाम्पल देते हैं। रजत गुप्ता जो पहले बहुत सक्सेसफुल थे, मैकेंसी जैसी बड़ी कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव भी बन गए थे। उनके पास सब कुछ था, पैसा, पावर, रेस्पेक्ट, लेकिन फिर भी उन्होंने और ज्यादा पाने के चक्कर में इनसाइडर ट्रेडिंग का सहारा लिया। ये डिसीजन उनके लिए इतना गलत साबित हुआ कि उन्हें जेल भी जाना पड़ा और जो कुछ उन्होंने अपनी लाइफ में बनाया था वो सब खो दिया। ऑथर ये भी कहते हैं कि अपनी वेल्थ या अपनी इनकम का कंपैरिजन किसी और से बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सोशल कंपैरिजन एक ऐसी लड़ाई है जिसे कोई भी जीत नहीं सकता। ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होती, लेकिन इसे खेलने वाला हारता जरूर है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी का चैप्टर नंबर 4 है वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी, यानी संपत्ति वो है जो आपको दिखाई नहीं देती। यहाँ मॉर्गन हाउसल एक बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन लिखते हैं कि पैसा खर्च करके लोगों को ये दिखाना कि आपके पास कितना पैसा है, ये आपके पैसा कम करने का सबसे तेज तरीका है। ऑथर बताते हैं कि जब लोग कहते हैं कि वो मिलियनर बनना चाहते हैं, इसका असल मतलब ये है कि वो $1 मिलियन खर्च करना चाहते हैं। $1 मिलियन खर्च करना मिलियनर बनने से बिल्कुल उल्टा है। रिच लोग वो होते हैं जो दुनिया को अपनी फाइनेंशियल स्टेटस दिखाने के लिए महंगे कपड़े, महंगी गाड़ियां और बड़े घर लेते हैं, लेकिन असल में ये वेल्थ नहीं होती, ये तो पैसा खर्च करने का तरीका है। वेल्थ वो होती है जो आपके बैंक अकाउंट में चुपचाप पड़ी होती है, जो आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देती है। जब आप पैसा खर्च करते हो तो वो पैसा वेल्थ नहीं रहता, दरअसल वो तो रिच होने का दिखावा बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी ने एक महंगी स्पोर्ट्स कार खरीदी है तो वो रिच दिखता है, लेकिन असल में तो वो पैसा खर्च कर दिया गया है। वेल्थ तो वो होती जो कार खरीदने के बाद भी बची होती। हाउसल कहते हैं कि लोगों को समझना चाहिए कि वो जिन्हें अमीर समझते हैं वो अक्सर सिर्फ रिच होते हैं। वो लोग अपनी इनकम को खर्च करके दिखावा करते हैं। जितना ज्यादा आपको कोई चीज दिख रही है, जैसे लग्जरी कार, ब्रांडेड क्लॉथ्स, उतना ज्यादा उसने अपनी वेल्थ खर्च कर दी है। वेल्थ वो होती है जो आप दिखाते नहीं हो, जो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में होती है, जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देती है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी का चैप्टर नंबर 5 है द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एग्जाम से एक रात पहले पढ़ाई करके आप अच्छे नंबर से तो पास हो सकते हैं, लेकिन टॉपर बनने के लिए आपको लगातार रोजाना पढ़ाई करनी होती है। अगर आपको कोई कंपटीशन बीट करना है तो उसके लिए एक ही दिन की पढ़ाई काफी नहीं होती, आपको हर रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना होता है। ठीक ऐसा ही पैसों के मामले में भी होता है। जो लगातार कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करता है, पैसा उसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ऑथर बताते हैं कि लोगों के लिए कंपाउंडिंग समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हमारा फोकस ये होता है कि हम जल्दी से अमीर कैसे बने, जबकि कंपाउंडिंग के पावर को समझने के लिए लॉन्ग टर्म थिंकिंग की जरूरत होती है। ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ऑथर वॉरेन बफेट का एग्जाम्पल देते हैं। बफेट की इन्वेस्टिंग स्किल्स के बारे में तो बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी हैं, लेकिन कुछ ही राइटर्स ऐसे हैं जो बताते हैं कि बफेट ने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी लगभग 11 साल की उम्र से ही स्टार्ट कर दी थी। इसका नतीजा ये हुआ कि उनकी इन्वेस्टमेंट को ग्रो होने के लिए सफिशिएंट टाइम मिला। जब बफेट 60 की एज तक पहुंचे तब उनकी मेजॉरिटी ऑफ वेल्थ कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न से नहीं बनी थी, बल्कि कंपाउंडिंग के मैजिक से बनी थी, क्योंकि उन्होंने अपने पैसों को लंबे टाइम तक ग्रो होने दिया। अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो कंपाउंडिंग का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, यानी आपको अपने पैसों को मल्टीप्लाई करते जाना है और पैसों से पैसा बनाना है। इसलिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये जरूरी नहीं कि आपको बहुत बड़े अमाउंट से ही शुरू करना है। आप छोटे अमाउंट के साथ भी अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये थे मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के 5 लाइफ चेंजिंग लेसन्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।